प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज के कायद को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया। ये 2018 में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला सुनाया था और ये नैब रेफरेंस के तहत ये फैसला आया था और इसमें दावा ये किया गया था, यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने 2 स्टील मिल सऊदी अरब में कायम की और जिनके सोर्सेज यानी कि उनकी जो असासे थे या जिन पैसों से उन्होंने ये कायम की थी उसको वो साबित नहीं कर सके। और जो ये एसेट्स बियॉन्ड मींस का ये केस था, नैब का रेफरेंस था, जिसके बाद ये केस चला और उनको इसमें 7 साल की सज़ा सुनाई गई। तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जुर्माना हुआ और इसके साथ 10 साल के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह गया। जिन जज साहब ने ये सज़ा सुनाई थी उनके हवाले से भी बहुत सी कंट्रोवर्सी सामने आई और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब की अपील पर यह महफूज फैसला सुनाया है और इनको इसमें से बरी कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि माजी में क्या फैसला आया और अब क्या फैसला है। 2 बुनियादी बातें हैं। एक कि अगर किसी शख्स को अदालत से कोई सज़ा मिलती है तो उसका वाहिद रास्ता यही है कि वो अदालत से ही रिलीफ दे, चाहे वो फैसला सही हो या फैसला गलत हो। फैसले के ऊपर बात की जा सकती है, तनकीद की जा सकती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी और अहम है इसमें, वो ये कि कोई भी शख्स जो है वो गलती से मुबर्रा नहीं हो सकता। अगर कोई भी फैसला दुरुस्त नहीं है या कानून के तकाजे पूरे नहीं करता तो पाकिस्तान का या दुनिया भर का कानून आपको ये एक मौका फराम करता है, बल्कि कई मौके फराम करता है कि आप मुतल्लिका फोरम पर रुजू करें और अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका अजाला आप कर सकते हैं। और यही चीज़, यही प्रिंसिपल सब पे एप्लीकेबल है, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से हो, पीपल्स पार्टी से हो या खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ जो एक अफसोसनाक वाकया डेरा इस्माइल खान में पेश आया, खुदकुश हमला हुआ और इसमें 23 हमारे बहादुर सिपाही फौजी जवान ने जाम शहादत नोश किया ISPR के मुताबिक। और अब बात यही हो रही है कि उन ऐसे इलाकों में जहाँ पे दहशतगर्दी ये दफ़ा फिर सर उठा रही है और लोगों की जानें महफूज नहीं हैं, तो उस माहौल में इलेक्शन कराने के हवाले से कई सियासी रहनुमा बयान दे चुके हैं। ताज़ा बयान आसिफ अली जरदारी साहब का आया, जिन्होंने कहा कि सर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से चंद दिन के लिए अगर इलेक्शन आगे भी हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इसके हवाले से बयान दे चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान तो इस पर खासे वाजे हैं। गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें सज्जाद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद खान साहब आपका। हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान हाशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हाफिज हसन खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर। सज्जाद खान साहब आपसे शुरू करता हूं। आज आपके लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और इससे पहले भी उनके हक में फैसले आए, तो चलें ये फैसला तो अदालत का आया, लेकिन लोग या आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि जी इनको कोई फेवर मिल रही है, अनड्यू फेवर मिल रही है और शायद ये चीज़ बहुत अच्छी ट्रांसलेट ना हो, रिफ्लेक्ट ना करे बैलेट बॉक्स पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शहजाद भाई, आज सबसे पहले तो मैं जो डेरा इस्माइल खान का वाक़या हुआ है शदीद मैं मज़म्मत करता हूँ उस बात की और उन शोधा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके वालदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके सपूत आज जाम शहादत उन्होंने नोश की इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। और अफवाज पाकिस्तान की मुसलसल आप देख रहे हैं कि ये 1 साल 1.5 साल से जो ख़तरात से वो निपट रहे हैं, ये एक सोची साची समझी मनसूबा बंदी है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभालते ही 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम सियासी जमातों से मिलकर उन्होंने फैसला किया कि इस मुल्क को दहशत गर्दी से छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन उस वक्त भी बदबख्ती हमारी कि एक आध जमात जो थी वो गुड तालिबान और बैड तालिबान। खान साहब इस पे ज़रा तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि ये वाला हम टॉपिक कंप्लीट कर लें कि जो आज देखिए ये तो मैं इस सिलसिले में आपके सामने है कि इस केस में मरियम नवाज और सफदर साहब जो है अवान साहब वो पहले बरी हो चुके थे। एक्चुअली जो ये स्टोरी ये थी कि साकिब निसार साहब क्योंकि उन्होंने JIT तश्कील दी और JIT के वो मेम्बरान बनाए गए कि जो हर तरीके के साथ मियां नवाज शरीफ पे कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम लगा सके, वो कोई साबित नहीं हो रहा था। जैसा आपके सामने है कि इस केस के सबसे जो अहम पहलू था कि जो जिन्होंने सज़ा दी अरशद मलिक साहब, वो आखिर वक्त तक उनकी जो वीडियोज़ आ गई वो माफ़ी मांगते रहे। वो कह रहे मुझे नींद नहीं आती, मैं रात सोता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने जब मुझे साकिब निसार साहब ने प्रेशर दिया कि इनको सज़ा देनी है वरना हमारा सारा जो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, तो अरशद मलिक साहब ने उनको
कहा कि मैं कैसे एक बेगुनाह बंदे को सजा दूं। नहीं, ये तो ये फिर ये उन्हें ये तो तारीख है ना। मेरा जो एक पॉइंट इसमें ये था कि चाहे आप ये समझें कि फैसला आपके खिलाफ आया है, उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए या उसमें कोई ज़ाती अनाज शामिल था, लेकिन फिर भी रास्ता अदालत ही है, चाहे देखिए, फैसला सही हो मैं चाहे गलत यही हो। कह रहा हूँ कि जब अरशद मलिक साहब ने खुद कहा कि मेरा ज़मीर पे बोझ है, मैंने नाहक मुझे कहते हैं सजा दे, तो फिर अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया गया, उनको उनकी कुछ वीडियोस ठीक ठीक। वो दिखाई गई, तो उन्होंने फैसला दे दिया। लेकिन फतह देखें ना, हक की फतह होती है। मियाँ साहब पाकिस्तान जब उतरे तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, मैं अपना केस अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और आज आपके सामने है कि आज जब हाई कोर्ट में जब ये केस पेश हुआ, तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने जब क्वेश्चंस किए तो उन्होंने कहा जी कि इस केस को रिमांड कर दें। इसका पॉलिटिकल एंगल है, चलें ये फैसला तो हो गया, आप खुश हैं इस पे। वो ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके नाकिदीन है, मुखालफीन है, जो आपके मुखालिफ वोट बैंक है, वो ये समझते हैं कि जी अगर आप ये फैसला आया है तो उनके ख्याल के मुताबिक ये कोई फेवर है। खैर, लेकिन ये जब वोट डालने लोग जाएंगे तो ये कोई अच्छा शगुन होगा आपके लिए सियासी तौर पर? केस जो है अदालत मुझ पे आप कोई जुर्म आयद करते हैं, मेरे बारे में आप कोई मुझ पे जुर्म आयद करते हैं, कोर्ट में मैं जाता हूँ और मैं वहाँ पे बाइज्जत बरी हो जाता हूँ। कोर्ट पे आप प्रूफ नहीं दे सकते। आज भी सूरत हाल सेम यही थी, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास और उन्होंने सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की कि जी दोबारा रिमांड कर दे। तो जज साहिबान ने कहा जी हम आपकी फ़ोटो कॉपियों में रिमांड कर दें इस बात को, जबकि ये जहाँ पे अरशद मलिक साहब की जो वीडियो का तस्करा तो आप सुनते ही रहे हैं, उसकी नासिर भट्ट साहब ने इंग्लैंड से फ्रांसिक कराई, उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूँ, लेकिन शवाहिद इतने थे उनके हमारे हक में फेवर में। मैं वापस आता हूँ जरा हैदर जमान कुरैशी साहब, हमने देखा कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ जरा थोड़ा सा एक एग्रेसिव, बल्कि अच्छा खासा एग्रेसिव रवैया रखा है और बात उनके बारे में कई तरह की जा रही है। इस फैसले के बाद आपकी जो इस वक्त एक एंटी नवाज पॉलिटिक्स या नैरेटिव चल रहा है, आपके जलसों में भी हम सुनते हैं, उसमें इजाफा होगा या कमी आएगी? शहजाद, थैंक यू। ड्यू प्रोसेस है, काश कि ये ड्यू प्रोसेस चलता रहता और इतनी अजियत मियां नवाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को ना उठानी पड़ती। और इसी तरीके से माजी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं और बहुत पॉलिटिकल हैं लोग अक्रॉस पार्टीज़, इनकी अपनी जमात में लोग हैं जिनकी पगड़ी उछाली गई, जिनको नैब ने सर से पाँव तक चूमती हुई हथकड़ियों में जकड़ कर जो है, इफ़ आई मे पुट इट, अदालतों में पेश किया और मीडिया ट्रायल किया। तो हमने हर दौर की नैब देखी है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है, नहीं होना चाहिए और लेकिन है। और इसको जितना भी ठीक करने की कोशिश भी की गई, अदालतों ने आकर उस कानून को स्ट्राइक डाउन किया, उसमें तब्दीलियाँ की और फिर एक चैप्टर था। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके सवाल का जो सिंपल जवाब है, इस किस्म की जुडिशल जो है फैसिलिटेशन या हमवारी जो है या रिकरेक्शन जो है, ये होनी चाहिए और तमाम केसों में होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो 11 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट को शुक्र है ख्याल वो आ गया कि रेफरेंस सुन रहे हैं, तो जो इस अदालती निज़ाम में जो ब्लैक डिसीजंस हैं, जो जुडिशल एंड लीगल फ्रेटर्निटी जिनको कंडेम करती है, मानती नहीं है, या पाकिस्तान को रिडिक्यूल और पाकिस्तान को एम्बैरस करने का सबब बने हैं, चाहे वो डिसीजन। एक सवाल है हैदर जमान कुरैशी साहब, सर एक सवाल है वो ये कि आपकी जमात से मुराद ये कि आपकी जमात के जो बहुत अहम रहनुमा हैं, कई बार उनके 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 जो बयानात हैं उनमें कुछ हमें तज़ाद महसूस होता है। वो तज़ाद ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ज़्यादती हुई थी और सियासतदानों के साथ, नून लीग के साथ, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद अगर कोई फ़ैसला हक में आ जाता है, चाहे जल्दी आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये कोई मतलब कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे और उनको कोई फेवर दी जा रही है। तो एक तरफ अगर आप समझते हैं कि ज़्यादती माजी में हो गई थी, फ़ैसला ठीक नहीं था, तो अब अगर कोर्स करेक्शन हो रहा है जिसका आपने भी जिक्र किया, तो उस पर फिर तनकीद क्यों होती है? नहीं, मैं कोर्स करेक्शन पे तनकीद नहीं कर रहा। कोर्स करेक्शन तब कॉम्पोजिट और कंप्लीट होगी जब केस बनाने वाले, केस को प्रोसिक्यूट करने वाले और वो जो जजेस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के या नैब अदालतों के, जब उनका एहतसाब होगा। आप लोगों की जिंदगियां अजीरन कर देते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को डीमोनाइज कर देते हैं, उनकी जमातों में उनको सोशली कंडेम किया जाता है। मेक इट पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टो। अगर आप इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाने में कामयाब हो तो आप कर सकते हैं।
It's not a making a card. I'm just trying to answer your question. तो एक फैसला बिल्कुल अगर एविडेंस नहीं है और प्रोसिक्यूशन ने फैब्रिकेट किया है, माजी में किया है या आज की प्रोसिक्यूशन कर रही है या कल करेगी, ये कोई नया पैटर्न तो है नहीं। बिल्कुल ठीक। ये होता आया है और हो रहा है और शायद होता भी जाए, लेकिन ये रुकना चाहिए। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और अदालतों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ रिमांड कर देने से शहजाद या बरी कर देने से, बाइज्जत बरी कर देने से अजाला नहीं होता। इस प्रोसेस की करेक्शन भी तो होनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हैदर साहब, कहां से इब्तिदा होती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं टैंगलिंग होती है। रेहान हाशमी साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, उनकी तरफ भी चला जाऊँ। बैरिस्टर एहसान खोखर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब ने ज्वाइन करने का। रेहान हाशमी साहब, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि जो नैब है या जिस तरीके से यहाँ पे ख़ास तौर पे सियासतदानों के साथ सलूक किया जाता है और जुर्म की तशहीर की जाती है, अगरचे होनी सज़ा की चाहिए। आप बखूबी जानते हैं, बल्कि मिसाल भी एक बड़ी अहम है कि जब बानी MQM कई दफ़ा गिरफ्तार हुए यूके में, तो यूके पर उनका नाम तक नहीं लिया, सिर्फ यही बताया कि पाकिस्तानी और एजन इतनी उम्र ये शख्स गिरफ्तार हुआ है या उसको बुलाया गया है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि सियासतदानों की ये जो किरदार कुशी शुरू हो जाती है, क्यों होती है? किस्मती है कि कानून साज इदारे हों या कानून पर अमल दरामद कराने वाले इदारे हों या अदल इंसाफ देने वाले इदारे हों, उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज ही इसी वजह से हुई है पाकिस्तान में। उन पर एतमाद जो 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 टूटा है, उसकी वजह यही है कि माजी के कई दिहाइयों से अगर हम सिर्फ पिक्चर भी अगर देखें तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को किसी न किसी दौर में या किसी को इस्तेमाल करते हुए विक्टिमाइज किया जाता रहा है। यह अंग्रेज़ बहादुर का निज़ाम आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। आपने देखा कि माजी में नवाज शरीफ साहब के ऊपर पीपल्स पार्टी के दौर में भी मुकदमात बनाए गए, पीपल्स पार्टी के ऊपर मुकदमात नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाए गए, फिर लाडले आए, उन्होंने भी मुकदमात बनाए, और हम इन तमाम अदवार में हम वो वाहिद जमात थी जो पिटते ही रहे और हम अपने लीगल दफातर के लिए रोते रहे, हर एक के दर पे जाते रहे और बहुत सारी चीज़ें। फिर डिफेमेशन का सिलसिला भी शुरू रहा, जो बात आपसे मंसूब की जाती रही मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, अनफॉर्चुनेटली नहीं था। यकीनन ये एक 100-150-200 साल दौर का एक अलमिया है, उसकी लेगेसी है जो आज तक कंटिन्यू है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आवाम का एतमाद बहाल रखना चाहती है, करना चाहती है, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर ख़त्म होना चाहिए, अदल इंसाफ नाफिज होना चाहिए, होते हुए दिखाई देना चाहिए। जिस तरह के कल ही की बात है कि हमारे 3 कारकुनान जलसा गाह की जगह देखने गए और वहाँ पर मुझे अभी हमारे पास जो इतला है वो यही है कि यकीनन उसमें पीपल्स पार्टी के लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इलाकाई सतह पर उनको निहत्ते लोगों को मार दिया गया। और आज अफसोसनाक बात कि जिस तरह इंसानी जान का ज़िया, आप सही फरमा रहे हैं और किसी पे इल्ज़ाम आप आयद नहीं कर रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि आपसे मुराद जो सियासी जमात है, अगर अपोजिशन में होगी तो बिल्कुल यही गुफ्तगू करेगी जो आप कर रहे हैं, अगर वो इक़्तिदार में आ जाएगी तो उनका बयान या उनकी बॉडी लैंग्वेज, सारा उनके आर्गूमेंट सब तब्दील हो जाएंगे। आपकी बात दुरुस्त है, यही तो होता रहा है। अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा सा बालिगुन नजरी के साथ जो डायरेक्शन उसको डिसाइड करनी पड़ेगी ना, और ये कब तक सिलसिला चलेगा। और देखें, ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉलरेंस का लेवल है वो इतना नहीं है कि जितना होना चाहिए, वरना एक दूसरे को ये सफाई हस्ती से मिटा दें। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस सियासी निज़ाम के ऊपर मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है, तावक्ते के सियासी बलूगत इख्तियार ना कर जाएं। सियासत करने वाली इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको पॉलिटिकल विजडम की भी जरूरत है। पार्लियामान का इदारा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए आपने सही फरमाया बिल्कुल। रेहान हाशमी साहब, मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ। बैरिस्टर साहब, ये फरमाइए, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, कुछ लोग इसको मुख्तलिफ नाम देंगे, नून लीग को, मतलब जो उनके मुखालफीन हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर कोई फ़ैसला माजी में कानून के तकाजे पूरे नहीं कर पाया तो ये अदलिया के पास एक चांस होता है कि उसको देखें, परखें और कानूनी तकाजे पूरे करें, और अगर रिलीफ मिल सकता है तो बिल्कुल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। अदालतें जो हैं वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फ़ैसला करती हैं, और अदालतें कभी भी जो पॉपुलर किस्म के फ़ैसले ना उन्हें करने चाहिए, ना उनका मैंडेट है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप ये देखें तो दो चीज़ें बड़ी वाज़े आई हैं इस सारी सिचुएशंस के अंदर। एक सिचुएशन के अंदर ये आई है कि आपका सारा जो सिस्टम था अकाउंटेबिलिटी का वो भी एक्सपोज हुआ है
कि किस तरह अकाउंटेबिलिटी इस पूरे मुल्क के अंदर जो है 20-25 साल से चल रही थी, किस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, किस तरह इस्तेमाल करके उस लेवल के अंदर लाया गया कि उस सारे खेल को आपने पब्लिक ऑप्टिक्स के अंदर लेके आए कि उस पब्लिक ऑप्टिक्स के अंदर आम आदमी की नज़र के अंदर आप इस मुल्क के पॉलिटिकल लीडर को डाउनग्रेड करें और डाउनग्रेड करके जो अगला इलेक्शन हो उसके लिए आप हमवार करें, उसके लिए खिलाफ या दूसरे के किसी हक के लिए इस्तेमाल करें। और यही हमारे मुल्क के अंदर होता रहा है। इसको 97 से एहतसाब जो एक्ट आया उससे देख लें, 99 के बाद जनरल मुशर्रफ साहब का जो दौर आया उससे आगे उसको देख लें। फिर ये हर चीज़ का एक क्लाइमेक्स आता है कि जब कोई गवर्नमेंट जाने वाली होती है और कोई गवर्नमेंट आने वाली होती है, ये अपनी पीक्स पे चला जाता है। जब इसको पीक्स के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर चूंकि बुनियादी ये है कि जब किसी चीज़ की बुनियाद ही बदनीति पे है और उसके अंदर आपकी ये विल ही नहीं है कि हमने इसको रिजॉल्व कर। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, आज किसी ने केस बनाया है, उसको आप 5 साल के बाद लेके जाएंगे, नई मैनेजमेंट आ जाएगी, नई प्रोसिक्यूशन आ जाएगी, नई उसके बाद आपके जज साहब आ जाएंगे, वो चीजें किसी और एंगल से देखेंगे। इसी नैब लॉ के अंदर ये कौन करता है? नहीं, मैं अब इसी नैब लॉ के अंदर ये है कि अगर कोई भी केस इस मुल्क के अंदर नैब के लॉ के अंदर आएगा तो उसे था जो 2022 से पहले अमेंडमेंट थी कि उसको 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। क्या इस मुल्क के अंदर पिछले 24 साल के अंदर 30 दिन के अंदर फैसले हुए? क्या इस मुल्क के अंदर नैब ने जो है वो किस तरह प्रोसिक्यूशन की जो एक अप टू द मार्क होनी चाहिए, या नैब ने ओनरशिप ली? अब भी उसके अंदर ये हुआ ये है कि जब ये केसेस बने थे उन केसेस की बुनियाद, अब देखें ना कि इस केस के अंदर 10 वॉल्यूम तक बात कही कि जी वॉल्यूम 10 का भी इशू आया, फिर सारी उस चीज़ के अंदर आई। इस सारे प्रोसेस को पहली दफ़ा 27 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन वन फील्ड के केस के अंदर उसको एक्सपोज किया कि ना आपके पास कोरोबोरेटिव एविडेंस है, ना आपके पास प्रोसिक्यूशन पूरी चीजें लेगी, अपार्टमेंट्स की मालियत तक पूछा गया। में नहीं जाते, जरा एक सवाल ये है कि लेकिन अब एक काम तो जिस इदारे का आप जिक्र कर रहे हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो एक ठीक कर रहा है कि अगर उसने मतलब पहली गुज़िश्ता एडमिनिस्ट्रेशन में या उसके दौर में कोई ऐसी बातें हुई, किसी के साथ ज्यादती हुई, सो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कम से कम ये तो कह रही है कि जी ये गलती थी और इसको हम करेक्ट नहीं, ये नहीं होना नहीं चाहिए इस तरह। इसके मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना तो इसके 2 हल हैं। एक इसका हल ये है कि हम मान लें कि हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, जस्टिस का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरेंस का, वो फेल हो गया है और हमें एक नई सिमत के अंदर जाना चाहिए। ये हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा भी इसका एक और ऑप्शन है, ताकि ये कि जितनी देर तक आप इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। आपको इस मुल्क के अंदर 1997 से लेके 2000 तक 20 तक जब तक ये केस बने, अब तो अमेंडमेंट्स आ गई, अब तो रेविशन नहीं, इनको आप इंडिपेंडेंट इनका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं, इनकी स्टडी करवाएं, इनके ऊपर एक कमीशन बने और वो फैसले बने कि क्या ये केसेस ठीक थे। अगर वो केसेस ठीक थे तो फिर नैब ने क्यों उनको रिट्रीव किया, और अगर ये केसेस गलत थे तो वो सारे लोग जो उसके अंदर हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूशन की, इन्वेस्टिगेशन की, जिसके उस फाइल के अंदर है उन्हें प्रोसिक्यूट करना चाहिए और लोगों के लिए एग्जांपल्स बनानी चाहिए कि इस मुल्क का पैसा कितना गया, इस मुल्क का टाइम कितना गया और इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी। वेरी राइट। सजाद खान साहब, एक तो ये खोकर साहब ने तो बात की, शायद ये पॉसिबल ना भी हो जिस तरीके से हमारे हालात चल रहे हैं। सवाल ये है कि इदारों के साथ लड़ाई या टकराव का नुकसान हमेशा पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत को होता है और माजी में ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। मियाँ साहब जब वापस आए उन्होंने कहा जी कि मैं इंतकाम पे बिलीव नहीं करता और मैंने रिकन्सिलिएशन के साथ आगे बढ़ना है। इलेक्शन जीतने के बाद आपकी जमात, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, सो यही पॉलिसी, यही बयानिया चलता रहेगा? मियाँ साहब के जो मुखालफिन हैं उनको इस पर सीरियस डाउट्स हैं। देखिए जी, इंशाल्लाह ताला कभी उम्मीद है कि इलेक्शन भी जीतेंगे और मियाँ साहब ने गुज़श्ता 3 दहाइयों में मियाँ साहब ने बहुत कुछ देख लिया है और मियाँ साहब का बिलीव है कि मियाँ साहब तो उनका बिलीव है कि हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी न करें और मुल्क, क्योंकि इस वक्त मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। मुआशी हालात आपके इतने बुरे हो चुके हैं कि जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी और सही पॉलिसीज़ दे के नहीं चलेगी, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखें कि दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है और इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इस मुल्क को जमहूरी तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरने देते, जो हमें इलेक्शन में जाने नहीं देते, वो जो ताकतें हैं वो अभी भी इस कोशिश में हैं कि इलेक्शन जो है वो लेट हो जाएँ और ये दहशत गर्दी जो है बढ़े।
तो हमारी ये तलविसा यही कोशिश है कि अल्लाह पाक हमें इस शिकंजे से निकाले, दहशत गर्दी का दौर ख़त्म हो। नहीं, और ये एक तो दफ़ा आप सब लोग ये रियलाइज करते हैं कि जी आपस की लड़ाई से दुश्मन फायदा उठाता है, लेकिन इस चीज को रियलाइज करने के बावजूद उसी डगर पे चल पड़ते हैं। माजी तो यही कहता है, अब मुस्तकबिल देखिए, का माजी नहीं में भी माजी की मैंने बात की, आपने मुझे रोक दिया था। माजी में जब हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से भी बात की, नेशनल एक्शन प्लान के लिए तमाम जमातों को हमने इकट्ठा किया, तो उस वक्त फिर उसके बाद जो हुकूमत आई, जो गवर्नमेंट आई पिछले 3.5-4 साल, उन्होंने गुड तालिबान और बैड तालिबान का सिलसिला चला दिया। और आज वो सूरत हाल अब दोबारा फिर भुगत रहे हैं। आज जितने हमारे अफवाज पाकिस्तान, जितनी शहादतें आज हो रही हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोचा समझा मनसूबा है कि इससे हम तरक्की की तरफ न जा सकें, इलेक्शंस में न जा सकें। अगर आप इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी। चलें, सारी पार्टियाँ मिल के अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो कुछ पार्टियाँ जो है वो मुल्क की अब चाहती हैं कि हम एक पेज पे आ जाएं, और अब हम लड़ाई झगड़े अगर इस मुल्क से ख़त्म नहीं हुए तो आम आदमी का क्या बनेगा। आम आदमी उसी वक्त, या मौशत उसी वक्त आपकी ठीक हो सकती है, मुल्क में तो आप समझते इन्वेस्टमेंट हैं कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं? में देखें, अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है वेल एंड गुड। अदरवाइज जैसे मुल्क बुरहान में का शिकार हुआ था पीछे, नहीं, आप समझते हैं और जो भी सारी हुकूमत पार्टियों ने बने, मिलकर, चाहे एक जमात की हो या मुख्तलिफ जमातों की हो, लाजमी तौर पे उसके पास मैं कुछ समझता होनी हूँ चाहिए। अब जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल है, इस मुल्क को अगर आपने एक पटड़ी पे चढ़ाना है तो तमाम जितने भी नजरियाती जमातें हैं उनको एक साथ आपकी नजरियाती जमात कौन सी है आपके साथ? मुस्लिम लीग नून से नहीं, हैं। नहीं, मतलब आप दीगर जिनके साथ आपके नजरियात हैं। दीगर देखे अभी पे गो के हर पार्टी का एक अपना मंशूर होता है, अपना नजरिया होता है, लेकिन जब मुल्क डूब गया था तो तमाम जमातों ने मिलकर यानी कि उसका आप बेड़ा सर वो उठाया। जमातें जो पीडीएम का हिस्सा रहीं और PDM या उसमें उसमें हुकूमत का हिस्सा रहीं, बिल्कुल, वो साथ हमारा मिल अब सकती कोई हैं। अगर चलें, वापस पार्टी आते कोई पार्टी हमारे साथ मुखालफत ठीक। करती है तो करे, Very लेकिन well. हम कोशिश करेंगे कि मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। हैदर जमान को यही लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी बात हो रही थी। जरदारी साहब का इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात भी की, अगर चंद दिन इलेक्शन आगे जाते हैं इस वजह से या मौसम की वजह से, तो उसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। कतई नज़र उस बात के आज भी जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, 23 कीमती जानें हमारे जो है फौजी जवान शहीद हुए, तो इतने ज़्यादा पर्टिकुलर क्यों हैं? अगर इन केस अगर सिक्योरिटी का इशू आता है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसके तहत इलेक्शन होने 8 तारीख को, लेकिन फिर भी इस पर बात करना भी जो है वो सियासतदान मुनासिब नहीं समझते कि वाकई ऐसा कोई जेन्युइन इशू है। हैदर साहब देखिए शहजाद, आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल बहुत सारी चीज़ें जब से हुकूमत आई है इंटरनेशनल एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान की, तो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे चेंज हो गई हैं, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो आलमी ग्लोबल पावर्स की आपस में एक कॉन्टेस्टेशन है, जियो स्ट्रेटिजिक और जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस खत्ते की, उसके असरात हैं। यूक्रेन वॉर है, उसके बाद गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सऊदी अरेबिया और जो है ईरान का एक इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ फॉल्ट लाइंस जो हैं उनकी नई पैराडाइम्स निकली हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक चार्टर ऑफ अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग हो गया है, और उसमें और भी कुछ कुव्वतें हैं जो कि अफ़गानिस्तान पे अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाना चाहती हैं, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत भी जो है जो हॉस्टाइल स्टेट्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान वो करना चाह रहे हैं। और इसी की वजह से पिछले 4 से 6 माह में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स इन पर्टिकुलर और सेटल्ड एरियाज़ में भी आप देखिए कि ख़ुद कुछ हमलों की तादाद और IEDs की तादाद बहुत बढ़ गई है, और ये एक बहुत तशवीशनाक मामला है। और मुझे याद पड़ता है कि फरवरी में जब एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी, तो एक बहुत हाई पावर्ड फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट जो थी वो, और साथ ख्वाजा आसिफ साहब और हमारे कौमी सलामती के इदारे के लोग, ये सब लोग गए थे काबुल, और उन्होंने बड़े वाशिगाफ अल्फाज में बताया था कि आपको इन मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा जो पाकिस्तान की स्टेट की कंसर्न्स हैं। और बट अनफॉर्चुनेटली ना वहाँ से इंटेंट नज़र आ रही है, और ना ही वहाँ से हमें कैपेसिटी नज़र आ रही है उस गवर्नमेंट की कि वो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को और जो पोरस एरियाज़ हैं उसको कंट्रोल करें। तो नतीजतन हो क्या रहा है, एक सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है,
डिस्पाइट हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट जो है हमारी साइड की बहुत बेहतर है, लेकिन ऑन दी अफगान साइड दूसरा जो होर्डिंग स्मगलिंग हो रही थी और हमें एज इकोनॉमिक हिटमैन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो उनके यहाँ पे इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा इस सारी बात का हैदर साहब? अब इन सारी चीज अब देखिए ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इलेक्शन तो पब्लिक में जाके लड़ा जाता है, उसमें कॉर्नर मीटिंग्स भी होती हैं, जलसे भी होते हैं, और इतने बड़े हुजूम पे पोलिंग डे इटसेल्फ इज नॉट द इलेक्शन, देयर इज अ 54-day कैंपेन पीरियड अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हुजूम के ऊपर इतनी सिक्योरिटी, इतनी मामलात को मैनेज करना इट्स दुनिया की कोई भी आप ताकत ले आएँ उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो कौमी सलामती के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और इलेक्शन कमीशन, इन सब को इस पे बहुत सोच विचार करके, और अगर इसमें कोई सोल्यूशन निकलता है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटिकल पार्टीज सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आप देखिए ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की बहुत सीनियर लीडर के ऊपर खुदकुश हमला हुआ। आप देखिए एएनपी की लीडरशिप, बहुत सारी लीडरशिप ने जानों के नजराने दिए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जामे शहादत उन्होंने नोश किया। तो क्या हम चाहेंगे? हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि किसी भी जमात का, छोटी बड़ी रीजनल जमात, नेशनल जमात का कोई भी और कोई वर्कर हो या लीडर हो उसका कोई जाने। ये बड़ी अहम बात की, और खास तौर पे हैदर ज़मान कुरैशी साहब, एक मुझे ब्रेक लेनी है। जो आपने बात की सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि अगर ये कोई बात समझते हैं तो इसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है अगर वाकई कोई ऐसा खतरा मौजूद है और उसकी क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, साथ रहिएगा। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में, और सब एक साथ लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। वक्फे से पहले हैदर ज़मान कुरैशी साहब बात कर रहे थे जो इस वक्त सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं विज़ अफगानिस्तान, पाकिस्तान को, और अब इलेक्शन की आमद आमद है। रेहान हाशमी साहब ये एक बात की थी इन्होंने कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो दुरुस्त ना की जा सके। अगर एक फ़ैसला है, ठीक है, वो एक कॉन्टेक्स्ट में फ़ैसला आया था, लेकिन अगर सियासी जमातें ये वाकई ख़तरा महसूस कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कराना है, अगरचे अभी तक इसका कोई इजहार नहीं किया गया, वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है कि जब भी इलेक्शन कमीशन उन्हें कहेगा वो मामलत के लिए तैयार होंगे, सिक्योरिटी इदारे भी ख़ास तौर पर। लेकिन अगर सियासतदानों के जहन में कोई खदशा है इलेक्शन के हवाले से, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मौका है कि अभी मुताल्लिका फोरम पर अप्रोच करके जो भी अपने कंसर्न्स हैं वो सामने रखे जाएं। रेहान हाशमी साहब देखिए, कबल इसके कि मैं इस बात का जवाब दूं, एक मुख्तसर सी बात अर्ज करूं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर फ्रॉम इट्स बिगिनिंग आपका जो पड़ोसी है, जो चाणक्य की पॉलिसी पर अमल दरामद होता है, तो वो क्यों कर चाहेगा कि पाकिस्तान में मुआशी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो? ये कभी भी नहीं होना चाहेगा। और आपने देखा कि माजी में भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता रहा। और इसी वजह से जो हमारा दूसरा पड़ोसी है, वहाँ से भी इंसर्जेंसी शुरू होती रही मुख्तलिफ औकात में। और कभी इम्कान ये है कि ये दोनों पड़ोसी बदकिस्मती से जो नेक्सस बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको डिस्टेबलाइज करेंगे कि, और अनफॉर्चुनेटली वो तो क्लेम करते हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से को। अच्छा, अब इस गिवन सिचुएशन में मुल्क की सियासत से ज़्यादा रियासत ज़रूरी है।
अच्छा, अब रियासत की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, ऑल्दो कि हमारी MQM पाकिस्तान चाहती है कि वक्त पे इलेक्शन हो और पुरअमन तरीके से हो, जिसमें कीमती जानों का ज़िया भी ना हो और जो है शफाफ हो, गैर जानिबदार हो। अच्छा, इन तमाम अमूर को पूरा करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर फैसला किया जाए कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हो कि आपके लॉ इन्फोर्समेंट के जवान महफूज ना हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है ना वो महफूज होगा। इस पे जो कानूनी माहिरीन है, लॉ इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जमात, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा रखती है, वो आवाम की जान को ख़तरे में डालकर सिक्योरिटी पे मामूर हमारे जवानों की जानों को उनको थ्रेट पर डालकर कोई ऐसा फैसला करने की तरफ। लेकिन रेहान हाशमी साहब, इसमें पहल कौन करेगा? कोई भी सियासी जमात नहीं चाहेगी कि वो सबसे पहले जाके ये मुतालबा इलेक्शन कमीशन या अदालत के सामने रख दें। पहल कौन करेगा? देखिए, ये सियासी जमातों की फरमाइश के प्रोग्राम के ऊपर तो नहीं होगा ना, ये तो मुल्क की हालिया सिचुएशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर होगा। बहुत जमातों की तो ख्वाहिश होती है, हम समेत हमारी ख्वाहिश है कि वक्त पर इलेक्शन हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि हमला आवर हैं लोग, हमें पता भी है कि पड़ोसी भी नहीं चाहता, दोनों पड़ोसी नहीं चाहते, एक तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, टेररिज्म को बैकअप कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा और इदारों के ऊपर। तो इस सिलसिले में, इस ज़िम्मन में क्या आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो आपके सामने सूरत हाल वाज़े करे कि माहौल साजगार है या नहीं? देखिए, वैसे तो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर पर आज का जो सानिया हुआ है जिसमें जवानों की जानें ज़ाया हुई हैं, ऐसी सूरत हाल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और उसके सरबराहान को ऑन बोर्ड लेना ये हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि सिचुएशन से आगाह करें। हमारे साथ हाफिज साहब भी बैठे हैं, हाफिज हसान खोकर साहब, जरा ये कानून को बेहतर समझते हैं। हाफिज साहब, एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जो बयान जारी किया, शेड्यूल आने में चंद दिन शायद बाकी हैं, आ जाएगा, लेकिन जो ये सूरत हाल है आज का वाकया या जो सियासी जमातें गुफ्तगू कर रही हैं, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ सामने आएगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, एक फैसला भी मौजूद है और कंसर्न्स भी। देखिए, जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया कि जी इस डेट को इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप बैठ जाएं और बैठ के जिस डेट पे आप एग्री हों आप उसके मुताबिक आप इलेक्शन करवा लें। उसके ऊपर जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट को कंसल्ट किए बगैर कुछ डेट्स थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं, वो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनके साथ बैठ के इस इशू को रिजॉल्व कर लें। अब वो जो 2-3 डेट्स थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उससे इत्तफाक नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी को जो है मैं अपनी कॉन्फ्रेंस देता हूँ। 8 फरवरी की जब डेट आई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जमा करवाई और उसके ऊपर उन्होंने एक टेंटेटिव स्केड्यूल जो था वो 55-56 का दे दिया। तो लिहाजा ये कहना इस स्टेज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इलेक्शन की डेट दी है, ये बात लीगली है नहीं है, इन्हीं का था, इन्होंने किया। अब अगली जो चीज़ आई है वो ये आई है कि अगर इस सिचुएशन के अंदर कोई चीज़ आती है ऐसी, तो 2 चीज़ें बड़ी बात है। एक तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो पहला एक हमारा कंट्रोवर्सी आ रही थी कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सारी बात तय होगी कि जब इलेक्शन शेड्यूल होगा उस वक्त 90 दिन होगा और उससे पहले आपको अपनी डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है मुकम्मल करना पड़ेगा। और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात मानी गई, इसलिए आपने देखा कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और उसके बाद जो टाइम बनता है वो 8 को अगर आप जाएँ तो 54-55 दिन आते हैं। अब ये है कि ये एक मामला एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और ये एक पॉलिटिकल भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिन उस वो जो आपने डिलिमिटेशन वाला कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने कमिटमेंट दी है। लेकिन दूसरी तरफ इसके अंदर ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो मेन स्टेक होल्डर है, जो रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले इदारे हैं या एजेंसीज़ हैं, वो सारी इस चीज़ के अंदर आती हैं कि इस एनवायरनमेंट को
अगर थोड़ा सा सिचुएशन को उसके मुताबिक आगे कर दिया जाए या कुछ चीज़ ऐसी कर दी जाए कि हम उस पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर जाएं कि जिससे इस मुल्क के अंदर कैजुअलिटीज भी ना हो। Very right. और इलेक्शन नाम ही कैंपेन का है, इलेक्शन नाम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का नहीं है। जितनी देर तक पॉलिटिकल पार्टीज या हमारे ये लीडर्स या हमारे जो MNAs के कैंडिडेट्स हैं ये पब्लिक के अंदर नहीं जाएंगे, आप उसको इलेक्शन कह ही नहीं सकते। ठीक। और वो इन्वायरमेंट जो है वो हमारी स्टेट ने देना है, हमारी गवर्नमेंट ने देना है। और अगर उसके अंदर आके कुछ चीज़ या किसी कॉन्फ्रेंस पे या कंसेंसस पे आते हैं और ये मामला अगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि हमें आगे जाना चाहिए, बज़ाहिर अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी अंदिया नहीं दिया, लेकिन यही 2-3 दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर अगर आप 56 डेज से आगे जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक प्लॉजिबल रीजनिंग के साथ अगर जाएंगे और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि इस चीज़ के अंदर ऐसी सिचुएशन है तो आगे जाने के अंदर भी जो है उसे कंसिडर किया जा सकता है। एक सवाल आखिरी सजाद खान साहब आपसे करना ज़रूर मैं चाहूँगा, वो ये कि कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और कश्मीर में जो एक गैर कानूनी भारतीय हुकूमत ने इक़दाम उठाया था उसको वैलिडेट कर दिया। आपकी जमात अगर हुकूमत, क्योंकि आप जमातें बैठी हैं उनमें से किसी एक ने हुकूमत कायम करनी है या तो अगर आपकी जमात आती है तो इसको कैसे आगे लेके चलेंगे कि एक तरफ इतना हॉस्टाइल नेबर है, माजी में आप कोशिशें भी कर सकते हैं जब आपकी हुकूमत कायम हुई थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद आप क्या देखते हैं, कोई गुंजाइश बचेगी कि आपकी हुकूमत आए और जैसे आप कह रहे हैं कि हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो क्यों कैसे मुमकिन होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बदकिस्मती इमरान खान साहब के दौर में जब वो अमेरिका के दौरे पे गए और उधर दूसरी तरफ आर्टिकल तो उसकी वायलेशन करके भारत ने ज़ाहिरन क्या अमलन उन्होंने मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा कर दिया था। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट स्वाय 2 मिनट एहतजाज, हर जुम्मे को एहतजाज करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं था। न कश्मीरी हमारे जो वहाँ हमारे भाई बैठे हैं वो इस तरफ हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अल्फाजी एहतजाज करे। अब आगे क्या करेंगे? अब हमारे देखें, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने पहले दौर में जब वाजपेयी साहब को इनवाइट किया, जब उनकी पहली हुकूमत थी तो वाजपेयी साहब बस पे बैठ के आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुरू से यही एक आर्गू कर रहे थे कि जब तक हम अपने हमसायों के साथ बैठकर, उस वक्त इंडिया की जरूरत नहीं थी कि वो इन इश्यूज़ पे, इंडिया हमारे साथ टेबल पे बैठने को तैयार हो गया। सेकंड हुकूमत आई, जब अभी थर्ड हुकूमत आई, क्या करेंगे आगे? अभी भी हमारी यतुलवसा ये कोशिश होगी, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और जो बेहतर सोल्यूशन होगा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। पिछली गवर्नमेंट ने तो तस्लीम कर दिया ना, जो आज फरवरी से लेके आज 4-3 साल हो गए हैं लगातार उनके साथ मुजालिम आप देख रहे हैं हमारे रोज़ कश्मीर में, जैसे वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है कश्मीर में। इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट आई तो इसका बेहतर सोल्यूशन निकालेगी और PM साहब का एक विजन है और उन्होंने हमेशा बातचीत के ज़रिए ही मामलात को सुलझाने की कोशिश की है और मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे हमारे। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, सेम क्वेश्चन कि हमने ये देखा कि भारत के अंदर जो है ना एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है बिकता है सियासी तौर पे और उसको इलेक्शन मुहिम का हिस्सा भी बना लिया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे या उससे पहले उसके बाद में भी उन्होंने खासी एक हार्ड और एग्रेसिव लाइन ली अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। अब ये फैसला आया और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, एक तो इस फैसले के ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहें और दूसरा क्या पीपल्स पार्टी इसको अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाएगी एंटी इंडिया नैरेटिव को या नहीं? देखिए शहजाद, 2-3 बातें क्विकली। ये बड़ा अच्छा आपका कंपोनेंट है जो आपने रेज किया है, टॉपिक बहुत ज़रूरी भी है। देखिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इसकी बहुत वाह भी होती है कि जी बड़ा इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसने हर क्रंच मोमेंट पे फैसिलिटेट किया है मोदी की हिंदुत्व सोच को और जो एक उनकी अंडरलाइन डिस्गाइज्ड अंडर दी ब्रांड ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, it's a very dark and a very hatred oriented इंडिया जो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और जहाँ पे माइनॉरिटीज़ हों या इवन विद इन दी इंडियंस जो है एक बहुत बड़ी डिबेट है और उसने उसको सप्रेस किया है। आप देखिए 2017 में जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया तो वो भी तो यही डिसीजन था ना कि उन्होंने एट द एंड इसी सोच को प्रमोट किया, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। और तब 2018 में शायद वहाँ पे भी इलेक्शंस होने जा रहे थे, तो प्री इलेक्शन उसने एक मोदी का जो बयानिया है उसको विप अप किया और ये उसको फैसिलिटेट किया। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना हुआ फेडरल जो है गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो उन्होंने एक्ट किया, ये UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है।
सारी दुनिया में पाकिस्तान ने इसके मुतल्लिक आवाज़ उठाई। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बात करने से पहले मैं आपके नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये पिटिशन में गया कौन। पिटिशन में कश्मीरी मुस्लिम्स वो और पार्टीज़ गई जो कि प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उनके साहबजादे, और उसके बाद वो जो हैं उनकी जो खातून महबूबा मुफ्ती साहिबा, और वो लोग इससे ज़्यादा प्रटर्ब थे कि ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1947 में ये एक कमिटमेंट की थी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कि ये एक स्पेशल स्टेटस होगा, और उसके बाद 1954 में आर्टिकल 35A डाला गया जिसमें स्पेशल राइट्स दी गई, और वो स्पेशल राइट्स एज अ सेमी ऑटोनमस रीजन होगा और UN रेजोल्यूशन के ये ताबे होगा। आज सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या कहीं किसी और मुल्क का हो, अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि हम UN रेजोल्यूशंस को नहीं तस्लीम करते और हमारी अदालतों के फैसले, और कहना शुरू कर दें कि वो तो टेम्पररी प्रोविजन थी, आम अच्छा हैदर साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इस फैसले को मुस्तरद करती है, बस ये जरा बता दें। Absolutely, this is an unconstitutional decision. This is against the international norms and treaties that India is signatory to. And Pakistan People's Party, under the able leadership of Bilawal Bhutto, when he was the foreign minister, he went there and faced what the Indian media and the aggression of that government was. The old world saw it. And inshallah, when Pakistan People's Party in the manifesto, Kashmir cause is the reason Pakistan People's Party was formed, and we will take it up. और आज भी मैं फॉरेन मिनिस्टर जो केयर टेकर हैं उनसे ये तवक्को करूंगा, और करंट प्राइम मिनिस्टर से, कि वो UN में इस जजमेंट का ओपन हार्ट सर्जरी करें और वहां लेकर जाएं। जी ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस यस्टरडे, यही जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। रेहान हाशमी साहब, MQM का टेक जानना चाहूंगा इसी मौजू पे मैं क्विकली। देखिए, तारीखी एतबार से पाकिस्तान तो हर दौर में बिरादराना ताल्लुकात हमवार करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तारीखी एतबार से हमें देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान का एग्रेशन मुख्तलिफ दौर में रहा। चाहे वो आप सानिया देखें ईस्ट पाकिस्तान का, उसमें किसकी साजिश थी, क्या था, हमारी गलतियां होंगी, लेकिन साजिशी तौर पर जो ट्रेन किया और वो जो इंट्रूडर्स भेजे वो आपके सामने मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम खित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर बैलेंस ऑफ ताकत का तवाज़ुन अदम तवाज़ुन का शिकार होगा खुदा न खास्ता, तो इंडिया जो है अपने एग्रेशन से बाज नहीं आएगा। तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को MQM समझती है वाज़े तौर पर कि कश्मीर कॉज से, ना सिर्फ कश्मीर कॉज बल्कि जूनागढ़ का मामला हो, हैदराबाद दक्कन का मामला हो, इन तमाम कॉज से पीछे नहीं हटना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की एग्रेसिव एटीट्यूड नजर आता है, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की वॉयलेशन नजर आती है, यहाँ पर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की वॉयलेशन नजर आ रही होती है। तो MQM का बहुत ही इस बारे में वाज़ेह स्टैंड है। MQM इस पर मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस भी करती रही है। वेरी राइट, वेरी राइट। फाइनली खोगर साहब, आप क्योंकि वकील हैं, कानूनदान हैं, एक तरफ फैसला आया, वो कहते हैं कि जी हमारा आईन है, हमने उसमें तरमीम कर दी, आपको क्या मसला है इसमें, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं या जो रेजोल्यूशन है जिसका भारत सिग्नेटरी है, कमिटमेंट दी हुई है, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, ना ही डील किया इस फैसले में कि उनकी लीगल स्टैंडिंग या बाइंडिंग क्या होगी। देखें, एक तो इसका ये है कि ये जो फैसला आया है, ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया गया था 5 और 6 अगस्त 2019 को, उसकी एंडोर्समेंट की गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड की डेविएशन फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है पिछले 70 साल से आर्टिकल 370 और 355A को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिनता रही है। और चूंकि ये जो इंडियन की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी 1950 की, जिसने आइन बनाया था, उसकी कमिटमेंट्स अश्योरेंस थी कि आपका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पेशल स्टेटस होगा, आपका इंडिपेंडेंट फ्लैग होगा, आपके ऊपर कोई लॉज की एप्लीकेशन नहीं आएगी जितनी देर आप कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपकी डेमोग्राफी को चेंज नहीं किया जाएगा, और आपके यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ वाला मामला है वो बाहर से आके नहीं करेगा, मीनिंग देयर बाय कि जो परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस है वो इलाके की करेंगे। और अगर आपने 370 या 335A को चेंज करना है तो उसका एक प्रोसेस ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है अगर उसके अंदर कॉन्फ्रेंस देती है या इनिशिएट करती है तो उसके ऊपर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो आप कर सकते हैं। ये 370 था। अब इसको इंडिया की 3 पहले भी जजमेंट्स आए जिन्होंने एंडोर्स किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया।
कल की भी जो जजमेंट आई है उस 476 सफ़े की वो जजमेंट है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, और उसके अंदर ना सिर्फ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स को जुटलाया गया है, बल्कि वो जो प्रेसिडेंट का एक्ट था 5 अगस्त वाला, उसे भी उन्होंने कहा है अल्ट्रा वायरिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त वाला जो अमल था, जो 367 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इस तरह अमेंड नहीं किया जा सकता था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस कर दें लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहां के आगे गवर्नर है, और गवर्नर जो है वो एक रिकमेंड करे, और उसके बाद उन्होंने 6 अगस्त करके 373 को रिवोक किया। अब मेरा इसके अंदर ये है कि अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी आज ये कह रही है कि 5 अगस्त का जो 2019 का प्रोसेस था वो प्रेसिडेंट ने ठीक फॉलो नहीं किया, तो 370 का प्रोसेस जो है वो किस तरह ठीक हो गया है कि जब आपको ओरिजिनल रिवोकेशन नहीं थी या आप 367 को अमेंड नहीं कर सकते थे। एक ये चीज, और इसी चीज को जो इंडियन बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उन्होंने भी इस चीज को एंडोर्स किया, इस चीज को, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को उन्होंने कहा है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, ये यहाँ तक बात हो गई। एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि अगर इंडिया एक मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, लेकिन उसकी कमिटमेंट्स हैं जो उसने यूनाइटेड नेशंस के सामने दी हैं, क्या प्रिवेल कर सकता है इंटरनेशनल लॉ या जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि इस किस्म के डिस्प्यूटेड मामले में, एरिया में जिसमें एक और सॉवरेन स्टेट इन्वॉल्व है, आप ये काम करें? नहीं, इसमें 3 कमिटमेंट्स हैं। एक कमिटमेंट वो है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, जो हरी सिंह के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने किया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि आपका स्पेशल स्टेटस रहेगा, और साथ उसके अंदर ये आया कि माउंट बैटन ने भी कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि अल्टीमेटली इसकी जो विल है वो कश्मीरियों की प्रिवेल अपॉन करेगी। उसके बाद ये मामला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गया, और वहां पर भी इंडिया ने कमिटमेंट किया कि यहां पर राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन भी देंगे और प्लेबिसिट भी करवाएंगे, और जो कश्मीरी फैसला करेंगे वहां पर भी आया। फिर उसके बाद जब 370 आर्टिकल ड्राफ्ट किया जा रहा था, उससे पहले 306 आया, तो उस वक्त भी इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर था उसने, शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त था प्राइम मिनिस्टर, और सारे लोग तक कमिटमेंट की कि आपका स्पेशल स्टेटस भी रहेगा, आपका सारा। अब ये देखा जाए तो इंडिया ने 4 जगह जो है वो फ्रॉड किया है। एक फ्रॉड जो आज सामने आया है कि उस वक्त भी कमिटमेंट गलत थी, सेकंड स्टेज पे भी गलत थी, इंटरनेशनल कमिटमेंट भी थी, लेकिन अब जो अगला चीज ये है कि जब आपका मामला जो है, इट्स नॉट एन इशू ऑफ कश्मीर एंड इंडिया एंड पाक, इट इज नाउ एन इंटरनेशनल इशू। उसके अंदर एक कमिटमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, और वो रेजोल्यूशन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस आई हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट ने डेविएट किया इस सारे प्रोसेस के अंदर से, कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको हाईलाइट करे, और दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और इन्फोर्समेंट की जाए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कि कश्मीरियों को हक दिया जाए। ये फैसला कश्मीरियों की आजादी को रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका सजाद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। हाफिज एहसान खोकर साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।